नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। उत्तर भारतीयों को दिल्ली आने से रोके सरकार। बीजेपी नेता विजय गोयल का विवादित बयान पर हंगामे के बाद दी सफाई। कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। बड़ा सवाल, पहले बयान फिर सफाई के क्या है माने। और सीसैट मामले पर संसद में हंगामा जारी। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने जल्द मसला सुलझाने का दिया भरोसा। विपक्ष की मांग, फैसले के लिए समय सीमा तय करे सरकार। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि जो मन से जबान बोला करता था, जो शिवसेना का कार्यशैली था, वो एक बार दिल्ली में भी जो है अपनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के नेता विजय गोयल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दिल्ली की समस्याओं को दूर करना है, दिल्ली के विकास को तेजी के साथ आगे लेके जाना है, ऐसी स्थिति में आपको उत्तर भारतीयों को दिल्ली आने से रोकना होगा। आखिर ये कौन सी ऐसी मानसिकता है? आज इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सीसैट, सियासत और विवाद को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वर्मा कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आई है, क्या जल्दबाजी में ये रिपोर्ट तैयार की गई है? क्या जल्द से जल्द मसले का समाधान हो पाएगा भी या नहीं? तो ये दो अहम मुद्दे आज के एजेंडे में हैं। हम इन दोनों मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्तर भारतीयों को लेकर विजय गोयल ने जो बयान राज्यसभा के अंदर दिया था, उस पर उन्होंने सफाई दी है। आइए सुनते हैं वो सफाई में क्या कुछ कहते नजर आए। मेरे बयान को लेकर राज्यसभा में कोई हंगामा नहीं हुआ और कल भी मेरे बयान को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, जो मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, उसके लिए मेरे पास ये भाषण की प्रति है और ये सब लोगों को राज्यसभा.nic.in पर देखने को मिल सकती है कि मैंने जो लोग दिल्ली के बाहर से, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ आकर बसते हैं, उन लोगों के लिए उनके हक की बात मैंने की है। मैंने उनको कहा था 6 लाख लोग जो दिल्ली के बाहर से आते हैं विभिन्न प्रदेशों से, वो लोग अपने मन से नहीं आते हैं, मजबूरी से आते हैं, नौकरी, काम धंधा, दाखिलों की तलाश के अंदर। अगर उन्हीं क्षेत्रों का, उनके प्रदेशों का विकास कर दिया जाए और जो आ जाएं उसके लिए एनसीआर क्षेत्र का विकास हो, तो इन सब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मैंने कहा था बच्चे दाखिले लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ श्री राम कॉलेज, किरोड़ी महल, सेंट स्टीफन, दौलत राम अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर इस अच्छे कॉलेजों की ब्रांचेस उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सब प्रदेशों में खोल दी जाए, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल की खुली हुई हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर मजबूरी में आना नहीं पड़ेगा और छोटे छोटे हॉस्टल, दबड़ानुमा हॉस्टलों के अंदर रहना नहीं पड़ेगा, कमरों के अंदर। मैंने कहा था कि जो लोग बाहर से आए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान या जो भी क्षेत्र से, उन लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनके लिए अच्छी मांग की। उसके लिए भी जो निहित स्वार्थी लोग हैं वो अपने हिसाब से उसको दिखाते हैं और मेरे तो भाषण आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन्होंने नहीं भाषण सुना, नहीं पढ़ा, वो ऐसी बात कहते हैं। लेकिन विजय गोयल के बयान पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के? आइए उससे सुनते हैं। ऐसे बेहुदे बयान का क्या उत्तर दिया जाए? राष्ट्रीय कैपिटल है। अगर हम इस प्रकार से देश को डिवाइड करेंगे, अगर आप ये बात बंबई में नहीं कह सकते तो दिल्ली में नहीं कह सकते, और अगर बंबई में शिवसेना जैसी पार्टियां कहती हैं तो आप भी शिवसेना कहलाई हैं दिल्ली में। सिंघवी जी, मैं समझता हूँ कि ये आपको पूछना चाहिए एनडीए और बीजेपी सरकार से। मुख्य प्रधानमंत्री से तो बहुत दिनों से चुप हैं कि क्या वो अपने सीनियर शीर्ष नेता का इसमें समर्थन करते हैं इस वक्तव्य में। क्या वो ऐसी दिल्ली देखना चाहते हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया? तो इस बयान के पीछे क्या कुछ रणनीति है विजय गोयल की? क्या धोखे से वो इस बयान को दे गए हैं या फिर मंशा क्या है? इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विजय गोयल के बयान के बाद चाहे सोशल साइट्स जितनी है उस पर तेजी के साथ जो है रिएक्शन भी आने शुरू हुए हैं। एक रिएक्शन हम आपको सुनवाते चले, बताते चले, चूंकि विजय गोयल, ये कहा गया है ट्विटर पर कि विजय गोयल एक नई पार्टी बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा दिल्ली नव निर्माण सेना। आखिर क्या कुछ मंशा है? तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से विजय गोयल ने कहा है कि उत्तर भारतीयों से दिल्ली के बचाओ, क्या कुछ इसके मायने हैं। हमारे सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। हमारे साथ मिथिलेश यादव जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी, उपेंद्र प्रसाद जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, ये तीनों अहम पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अवधेश जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये बात सही है कि दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में, ये भी कहा जा सकता है कि रोज एक बड़ी संख्या में जो प्रवासी हैं खासतौर से दिल्ली में आते हैं, अपने रोजगार की तलाश में आते हैं, अपने तमाम चीजों को बेहतर करने की तलाश में आते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आया है विजय गोयल का, उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, आप इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि केवल रोजगार के लिए और बाकी आते हैं। देखिए, दिल्ली इस देश में सत्ता का केंद्र हो चुकी है, दिल्ली इस देश में शिक्षा का केंद्र हो चुकी है, दिल्ली इस देश में संपूर्ण देश के आकर्षण का अनेक कारणों से केंद्र है। अब तो आपको अगर पंचायत की टिकट चाहिए, उसके लिए भी दिल्ली आकर के यहाँ के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। तो दिल्ली केवल रोजगार के लिए लोग आते हैं, दिल्ली केवल जो है अपने दुख और दर्द के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए दिल्ली आने के व्यापक कारण है, उन कारणों को ही देखना पड़ेगा। लेकिन क्या यह संभव है क्या कि हम दिल्ली को चारों ओर से ऐसे लौह दीवार से घेर दें और फिर आने वाले को चेक करें कि इनका कागज कहां का है, ये किस लिए आ रहे हैं? इसलिए वैसे विजय गोयल साहब ने जो कुछ भी कहा है उनका खंडन भी आ गया, उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कई बार मनुष्य का भाव जो है उसके दिल से निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। नहीं, तो ये भाव निकला है क्या? पहला ही नहीं है, इसके पहले के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोगों को जो है वो व्यवहार करने का तरीका नहीं है, और इसका कारण कौन है? वो सब दिल्ली के वासी नहीं है जो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी एक बार बयान दे दिया था, उन्होंने भी बयान वापस लिया था। तो ये दुर्भाग्य है कि ये लोग जो विजय गोयल या शीला दीक्षित, इनके मन में कोई भाव है वो जो बाहर निकलता है, उसके कारण यह है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दिल्ली के निर्माण में और दिल्ली को यहां तक बनाने में और दिल्ली की सभ्यता संस्कृति को बेहतर करने में इस देश के हर राज्य के लोगों का योगदान है। और केवल बिहार और यूपी के लोग यहां रिक्शा ही नहीं चलाते हैं। इस समय देश के में अनेक इस देश के में आप देख लेंगे मंत्री हैं, यहाँ के IAS ऑफिसर हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्राध्यापक से लेकर के VC तक हो रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग जैसे लोग हैं जिनके एक राष्ट्रीय अस्तित्व है, और ये ऐसे व्यापक क्षेत्र है, गायन का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली को इस प्रकार से देखने का नजरिया जो है वो गलत है। पहली बात यह है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन एक भाव ये गलत है। दूसरी बात, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये हम लोग आरंभ से कह रहे हैं कि अगर हर चीज का केंद्रीकरण जहां करेंगे वहां देश भर से भीड़ आएगी ही आएगी। तो ये दोष तो सत्ता का है, विकेंद्रीकरण क्यों नहीं करते हैं? कोयला के जो है, कोयला के सारे खदान तो जो ये चीज कही जा रही है। कोयला के सारे खदान तो झारखंड में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो, पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन आप कोल इंडिया लिमिटेड का आप हेडक्वार्टर आप दिल्ली में रखते हैं। एक ये उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके कारण लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि बढ़ती आबादी के कारण दिल्ली की नागरिक व्यवस्था चरमरा गई है, इसको संभालना कठिन है। इतनी जनसंख्या को कोई भी शहर बेहतर तरीके से नागरिक समस्याएं नहीं सुलझा सकती हैं, लेकिन उसका तरीका वो नहीं है कि जो विजय गोयल या दूसरे लोग सुझाव दे सकते हैं कि उसका एक ही तरीका है कि इस देश में राजनीति का विकेंद्रीकरण हो, कि इस छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अपनी पहचान के लिए बड़े नेताओं तक नहीं आना पड़े। आधी ट्रेन आजकल पॉलिटिकल वर्कर आते हैं, आप ये समझ लीजिए, ये गलतफहमी है। इस देश के बाजारों का हो कि आजकल शादी विवाह के खरीद तक के लिए लोगों को दिल्ली आना पड़ रहा है, वो नहीं होनी चाहिए।
मैं शिक्षा का दूसरी जगह भी व्यवस्था ऐसी हो ताकि लोगों को नहीं आना पड़े। ठीक है, तो ऐसे अनेक कारण मैं कहूंगा जिसके कारण जो है ये व्यवस्था बदल सकती है, लेकिन वो व्यापक पैमाने पर काम करना पड़ेगा। मिथिलेश जी कैसे देखें, चूंकि जो है जिस तरह से संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, संख्या बढ़ना एक अलग मैटर रखता है, लेकिन इस तरीका का भाषा का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। आज बता रहे हैं आपको, नितिन गडकरी साहब पहले जो अध्यक्ष बने थे पूर्व में, वो अध्यक्ष बनने के कुछ ही माह के बाद उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। तो हम देख रहे हैं कि भाई शीला दीक्षित हो या तेजेंद्र खन्ना हो, तो हमको इस समझ में बात नहीं आ रही है। और देखिए गोयल जी का, भाजपा का तो एक लगता है कि सोची समझी रणनीति है जिसके आधार पर इन लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखें, नहीं क्या रणनीति हो सकती? नहीं, रणनीति यही है, आप राजनीति जानते हैं और खुद करते हैं, कि उत्तर भारत के लोगों को अवॉइड करना, खास करके। अरे भाई देखिए ना, क्यों करेगी बीजेपी? आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता माने जाते हैं गडकरी साहब, उन्होंने भी ऐसा वक्तव्य दिया, सीट इस बीजेपी और गोयल साहब भी दे दिए। कांग्रेस के शीला दीक्षित भी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थी वो भी दी, और यहाँ के जो उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना जी थे वो भी दे दिए। सवाल उठता है कि क्या लोगों की मानसिकता है, ये जानता है बीजेपी क्यों ऐसा करेगी? आप कह रहे हैं बीजेपी, देश का गृह मंत्री यूपी और बिहार से एक तरह से मोदी सरकार बनी है। जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहे हैं, वो कहां के हैं? वो भी उसी क्षेत्र के हैं। उनका कहने का अभिप्राय क्या है? क्या मतलब कि आज इस दिल्ली के निर्माण में वास्तव में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के ही लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यही केवल दिल्ली का ही नहीं, आप मुंबई को भी देखिए, वहां के भी जो बड़े बड़े इमारत बने हैं उसका जो मजदूर है या वहां जो बड़े जो अफसर हैं वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो कहीं न कहीं मेधा को इन लोग ने जो है दबाना चाहते हैं, इनकी मानसिकता यही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है तो आज देखे उत्तर प्रदेश और बिहार का ही कृपा से आज मंत्री बने हैं लोग, मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल उठता है कि ऐसी मानसिकता जो है वो बदलने की जरूरत है। अगर देश को एक खंडित करना नहीं चाहते हैं या देश को जोड़ करके चलना चाहते हैं तो ऐसी मानसिकता को कहीं न कहीं अवॉइड करने की जरूरत है। बिल्कुल रमन, यहाँ मिथिलेश जी कह रहे हैं कि ये जो सोच है देश को बांटने वाली सोच है और बीजेपी इस काम को कर रही है। अभी उनका भी जवाब देते हैं और उनका जवाब उनकी ही भाषा में और उनको जो समझ आती है या उनकी पार्टी की विचारधारा जो है उस पे देंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये बयान आया है उसका संदर्भ जिस तरह से विजय जी ने क्लैरिफिकेशन दी है, और मेरे ख्याल से हाथ कंगन को आरसी नहीं और पढ़े लिखे को फारसी नहीं, तो वो देखा जा सकता है राज्यसभा की साइट पे कि क्या है। मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मेरे पास एग्जैक्ट बयान मैंने सुना नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और आपकी चैनल पे अभी चला था, नहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए उत्तर भारतीयों को रोकना होगा। अरे भाई दिल्ली तो उत्तर भारत में है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सा भारत में है? दिल्ली को अगर आप देखेंगे, दिल्ली एक सीमित जगह है। दिल्ली के अंदर एक छोटे से हिस्से के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और दिल्ली में आए दिन बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आए दिन कोई ना कोई बवाल होता है, जिसको आपने भी देखा है, हमने भी देखा है और हम सहते भी हैं, रहते भी। सरकार उसका कुछ सोल्यूशन निकाले, सरकार को उसका सोल्यूशन निकालना है और उसका सोल्यूशन क्या? रोकने का अधिकार क्या? नहीं, रोकने का अधिकार नहीं। ये फिर क्या चीज है? ये क्या चीज है उसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है कि रीजनल इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है पिछले इतने सालों से। आपने रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्या बनाए हैं? कौन सी जगह ऐसी है कि जिसके ऊपर एक जोन को वो अपनी तरफ आकर्षित करे? वो नहीं हुआ। सिस्टम इंप्लीमेंटेशन क्या रही? कुछ नहीं रही। मैं अब एक मिनट रुकिए, नहीं हम चूंकि अपने तमाम मेहमानों नहीं आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब लेना पड़ेगा। मैं ये पूछता हूं कि आज अगर कहीं पे कोई अच्छा काम हुआ हो, जैसे एजुकेशन में IIT अलग खड़गपुर है या और है या IIM है,
कानपुर भी है, अहमदाबाद भी है, इलाहाबाद भी, इंदौर भी है, या एक्सेलराई है, या ISI बैंगलोर है, तो क्या लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं? सारी तरफ से जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड बाकी प्रांतों में क्यों नहीं दिया गया? हम खाली एक एक्सेलराई क्यों बना पाए? कमर्शियल ब्रेक का समय है, चूंकि मजबूरी होती है, छोटे से ब्रेक का समय है। हम 50 साल में 40 साल में एक एम्स क्यों बना पाए? ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले चूंकि हम रमन जी की बात को काट करके ब्रेक पर गए थे, रमन जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। दूसरी चीज, ये जो इतने 50 साल का मिसमैनेजमेंट है, ये अपनी टोल हर जगह पे लेगा। उससे आगे हम बढ़ना चाहिए। आज हमारे को एक फैक्ट नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अर्बनाइजेशन का रेट पिछले 5 साल में या 10 साल में अगर हम देखें तो ये 41% के करीब पहुंच गया हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। ठीक है, उसको आप नहीं भूल सकते। लेकिन जहां तक मिथिलेश जी कह रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उसका जवाब फिर हम आपसे एक बार और ले लेंगे, क्योंकि उपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र जी, अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी साहब जो है बहुत उससे जो है अपने सांसदों को नसीहत करते हैं कि साहब आपको ज्यादा मीडिया में जाकर के बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत संयम से जो प्रवक्ता है वो बात करें। लेकिन ये जो इस तरह से नेता हैं जो बेमतलब की बातें इस तरह से सामने आती हैं, कैसे देखें? देखिए, ये जो एक तरह से वर्ग घृणा जिसको बोलते हैं ना, हाँ, उसको ये लोग अभिव्यक्ति देते रहते हैं। ये देखने में क्षेत्रीय लगता है, लेकिन क्षेत्रीय है नहीं, वास्तव में वर्ग घृणा है। एक वर्ग के जो लोग हैं वो दूसरे वर्ग के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उसमें तेजेंद्र खन्ना है, वो खुद बिहार से पढ़े हुए हैं, साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनसे मिला हूँ। तो वो इस तरह की बात बनेगी बिहार यूपी। नहीं तो विजय गोयल साहब के बारे में भी इस तरह दीक्षित हैं, वो बोलेगी फिर कि मैं तो उत्तर प्रदेश की बहू हूँ, उनके हस्बैंड उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के थे। ये आपके विजय गोयल हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं ओरिजिनली। फिर है कि राजस्थान से MP बने हुए हैं। तो फिर कहाँ इनका रीजनलिज्म गया? कहाँ दिल्ली सेंट्रिक के हैं? दिल्ली में जिस तरह से वो रह रहे हैं, जिस तरह से और भी दूसरे बिहार यूपी के लोग रह रहे हैं, फर्क है कि वो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बन गए और अभी लगता है सतीश उपाध्याय एक और अध्यक्ष बन गए हैं। ये लगता है उसका ही कुछ भड़ास होगा। नहीं तो ये अब अपने को आपसी जो राजनीतिक, ये देखिए एक वर्ग घृणा है कि जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो अनथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उनको देख देख करके इनका दिल कांपने लगता है, ये घबराने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं। फिर इनको अपने उसको स्वर देने के लिए यूपी बिहार ले आते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो इनका जो डर समाया हुआ है, बड़ी भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, उसको देखकर इनको डर लगता है। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि दिल्ली की जिंदगी जो नर्क हो गई है उसके पीछे लोग जिम्मेदार नहीं, बल्कि जो 4 व्हीलर्स हैं, चौपहिया गाड़ियां हैं, उसने दिल्ली को नर्क बना दिया है। तो उससे संबंधित तो कोई आप नीति नहीं बना रहे हैं। सड़कें चौड़ी करते जा रहे हैं, फिर भी सड़कें पटी पड़ी है। कॉलोनियों में बड़े अच्छी पॉश कॉलोनियों में भी दोनों तरफ गाड़ियों का अंबार लगा रहता है कि बीच से कोई 2 गाड़ी आ जाए तो उसको एक दूसरे को क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तो दिल्ली की जो असली समस्या है उस पर वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनको लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिन लोगों ने समस्याएं नहीं खड़ी की है। सही बात है, अगर आप आंकड़ा देखें तो पिछले 10 साल 15 साल से आबादी में लोगों की आने की संख्या कम हो गई है। 90s में जितने लोग आए थे पिछले दशक, शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत ज्यादा आए थे। उसके बाद 2001 से घटना शुरू, यानी बहुत उसका जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो गया है। अभी भी उतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जितने कि पहले लोग लगातार आ रहे थे। तो ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि जब ग्रोथ सेंटर आपका एक ही है पूरे उत्तर भारत में, एक सिंगल ग्रोथ सेंटर है, वो है दिल्ली। एक ग्रोथ सेंटर है बम्बई, वो है पश्चिमी भारत में। दक्षिणी भारत में हैदराबाद है, आपका बंगलोर है, और पूरे उत्तर भारत, ये लगता है करीब 70% भारत का जो हिस्सा है ना, उसमें एक ग्रोथ सेंटर है, एक विकास केंद्र है, उसका नाम है दिल्ली। कलकत्ता था, उसका भी पतन हो गया।
तो आपने ग्रोथ सेंटर एक दिल्ली को बना करके रखा, तो लोग कहाँ से आएंगे? वहीं आएंगे ना, जहाँ ग्रोथ हो रहा है वहाँ आएंगे। तो असली है कि आप ग्रोथ सेंटर हिंदी जो हिंटरलैंड्स है उसमें आप क्यों नहीं बना रहे हैं? पुष्पेंद्र, क्या ग्रोथ सेंटर का मसला है ये? देखिए, आप देने के लिए दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस किस्म का बयान उन्होंने दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर जो राजनीति है उसका एक हिस्सा है ये। विजय गोयल पिछले लंबे समय से हाशिए पे चले गए हैं। सतीश उपाध्याय की आपने बात की, प्रकाश झा जो दिल्ली के इंचार्ज हैं वो भी बिहारी हैं, सतीश उपाध्याय यूपी के हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के पिछली बार जिस तरह से विजय गोयल को हटा करके हर्षवर्धन को बनाया गया, तब भी वो खुश नहीं थे और उनकी राजनीति को दिल्ली से शिफ्ट करके राजस्थान भेजा गया कि या वहां से आप राज्यसभा के मेंबर हो जाइए। दिल्ली में अभी चुनाव की आहट चल रही है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है, कोई कहता है नहीं कराना चाहते हैं, नए लोगों को आना है। तो वर्चस्व की लड़ाई में इस किस्म का बयान देना ये शुद्ध रूप से एक राजनीति का हिस्सा है। जहां तक आप इस बात की बात कह रहे हैं कि दिल्ली में 6 लाख बिहारी या 6 लाख उत्तर भारतीय आ जाते हैं, तो क्या दिल्ली में बंगाल के लोग नहीं आते? दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं आते? दिल्ली के अंदर कर्नाटक केरला के लोग नहीं आते? उड़ीसा के लोग नहीं आते? लेकिन ये एक तरीके से जो बात अवधेश भाई ने कही है कि आप किसी को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोझ हैं, ये भूखे नंगे लोग चले आते हैं जिसकी वजह से है। मेरा सवाल यह है कि विजय गोयल साहब इस दिल्ली के अंदर बड़े पुराने नेता हैं, पीएमओ में भी रह चुके हैं, उनसे ये बताएं कि ये दिल्ली जो महान है इसके 7 एमपी हैं सिर्फ, और 536 एमपी विदेश बाहर से आते हैं, वो भी इसी दिल्ली में रहते हैं, उनको निकाल दें। और जहां तक बात रही प्रधानमंत्रियों की, तो चाहे नेहरू हो, इंदिरा हो, अटल हो, अडवाणी जी तो सिंध से आए थे, उन्हें बाहर करें सबसे पहले। गुजराल साहब पाकिस्तान से आए थे, उन्हें बाहर करें पहले। तो मेरा कहना यह है कि इस किस्म की शब्दावली इस्तेमाल करके उत्तर भारत के लोगों को आप जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश आज से कुछ दिन पहले तक मुंबई की राजनीति का एक हिस्सा हुआ करती थी। वो पहले शिवसेना ये भी एक तरह से मुंबई की राजनीति नहीं, मुंबई की राजनीति नहीं है। हाँ। ये दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान खो चुके विजय गोयल को किसी तरीके से मीडिया में आना है और बताना है। आपको याद है कि शीला दीक्षित ने भी इस किस्म की बात की थी और फिर उत्तर भारतीयों और बिहारियों ने उनको जो है केरला भेज दिया था। मेरा कहना है कि दिल्ली से अगर इतना प्यार है विजय गोयल को और वो नहीं चाहते कि कोई यहां आए, तो बताएं पानी कहां से आता है, बिजली कहां से आती है, गेहूं कहां से आता है, चावल कहां से आता है, दूध कहां से आता है? ये तमाम सारी चीजें दिल्ली पैदा नहीं करती है। दिल्ली पूरी तरीके से सारे देश की चीजों पर निर्भर है और बगैर इसके चल नहीं सकती है। लेकिन बात यह है कि हमें उनका गेहूं तो चाहिए, बिजली तो चाहिए, पानी तो चाहिए, लेकिन आप हमें नहीं चाहिए। आज दिल्ली का मैं बैठा हुआ सारा मीडिया, आज दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहां सारे लोग हैं। आज दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के अंदर भस्सी साहब एक लंबे अरसे के बाद पहला कोई दिल्ली का रहने वाला बाशिंदा पुलिस कमिश्नर बना है। चाहे निखिल कुमार हो, चाहे नीरज कुमार हो, सब बिहारी थे। दिल्ली की पुलिस व्यवस्था में आजाद से ज्यादा 80% डीसीपी और भी सब बिहार के लोग हैं। मेरा कहना यह है कि आप में खुद कोई कुव्वत नहीं है, आप में खुद कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जिनमें योग्यता है उनको आप नीचा दिखाने के लिए कहेंगे कि वो दिल्ली आ गए। दिल्ली क्या विजय गोयल के पिताजी की है क्या? इनके बाप जान की दिल्ली है जो इस तरीके की भाषा बोलेंगे? ये इनका कहने का मतलब क्या है? पुष्पेंद्र जी, इस प्रकार की भाषा आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को नहीं शोभा देती। मैं भी उत्तर भारतीय हूं, मैं भी उत्तर भारतीय हूं, आपके बराबर में बैठे उपेंद्र जी भी हैं, अवधेश जी भी हैं। हम सब लोगों को आप नीचा दिखाने की भाषा बात करेंगे। आपकी दिल्ली की राजनीति हो, कुछ भी हो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप उत्तर भारतीयों को कहेंगे कि यहां आ जाते हैं और एक बसा देते हैं दिल्ली। तो आप बताएं कि आप दिल्ली में क्या करते हैं भाई? दिल्ली आपके पिताजी ने लिख दी थी आपके नाम, आप इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकते हैं दिल्ली के उत्तर भारतीयों को, लोगों को लेकर के? पुष्पेंद्र जी, इस प्रकार की भाषा का आपसे कम से कम उपेक्षा नहीं होती। नहीं, ये गुस्सा है क्योंकि हम भी उत्तर भारतीय भाई, हम भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए विजय गोयल साहब से इस तरह की भाषा की उम्मीद है? देखिए, विजय गोयल जी ने जो बयान दिया उसका स्पष्टीकरण उन्होंने बहुत बयान दिया, वो तो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सभी लोग बयान देते हैं। अगर आप देखिए ना, आप उसका बयान पूरा सुनिए और उसका पढ़िए बयान। अगर आपको कहीं पे लगे तो आप डालिए डेफेमेशन। ये शब्द मुंह से निकालने की जरूरत क्या है ना? देखिए, ऐसे ही शब्द बहुत सारे लोगों ने निकाले हुए हैं। एक चीज भूल गए कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि भाई यहाँ के जो शिक्षालय है उसमें केवल दिल्ली के छात्रों के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाए। वो आम आदमी पार्टी भी एक बार ये भी गलत था।
तो वो ये जो है ना, मैं कह रहा हूं कि भाई उन्होंने तो एक टेलीविजन पे थी बोलने ये बात तो टेलीविजन पे आके उन्होंने कहा ये झुग्गी झोपड़ी बसा देते हैं। भाई आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, आपको ये अगर आपको ये लगता है, आप कहते भाई कि इस देश में पॉपुलेशन का जो बूम है वो इतना भयानक है कि जब तक आप मेट्रो चलाते हैं उससे ज्यादा आबादी इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरी मेट्रो चलानी पड़ती है। आप आबादी पर रोक लगाने के लिए पूरे देश के अंदर करें, तो बांग्लादेश नहीं तो आप एक चीज बताइए, बांग्लादेशी वगैरह सारे मुद्दों को ले लीजिए आप। पुष्पेंद्र जी मेरे को ये बताइए, आप आज मेरे ख्याल से कम 20-25 साल से ज्यादा हो गए होंगे आपको दिल्ली में रहते हुए। जी बिल्कुल। इन 25 सालों में आपने दिल्ली को कितना बदलते हुए देखा? क्या दिल्ली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लोगों के लिए बनाने के लिए सक्षम रही? माय डियर सर, मैं यही कह रहा हूं। आप इस समस्या को ये कहते हैं कि इस देश में पॉपुलेशन का बूम इतना जबरदस्त है कि लोगों ने इसको रोकने की, इसको बचाने की कोशिश नहीं की है। बाकी और सब तो उत्तर भारतीयों का जिक्र क्यों नहीं? ये बहुत आसान है उत्तर भारतीयों को गाली देना। जो उन्होंने कहा है मैं उसको वैलिडेट नहीं कर रहा और ना ही कोई पार्टी का ऐसा वैलिडेशन तो है। आप ये मानते हैं ना कि बेसिकली तो गलत बात है ना, किसी के सेंटिमेंट्स को शब्दों का आप हर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि गलत रहा हो, लेकिन भावना बिल्कुल ठीक थी। ये देखिए फिर आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको आज भी एक चीज बोल रहा हूं, दिल्ली 2 करोड़ लोगों को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। तो उसको तैयार करिए, रोकते आप। आपको किसने मना किया था? 2.5 करोड़ आबादी हो गई, अभी तो 8 दिन आप पहले रोकिए ना उसको भाई। उसमें वो तो मैंने भी कहा है, लेकिन आप केवल कुछ बिहार और यूपी के शब्द आपके मुंह से क्यों निकले? बात ये हो रहा है। सवाल अच्छा यूपी से तो दिल्ली घिरा हुआ है, मेरठ मुजफ्फरनगर से लेके आसपास के लोग तो रोज आते हैं। अरे भाई आप में से दिल्ली की दूध की सप्लाई बंद हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छी चीज कही कि 2001 में कम हो गया था और ये फिर इस तरीके से हुआ, 90 में बढ़ा हुआ था, फिर 2001 में कम हो गया। मैं आपको उपेंद्र जी बता दूं कि 2007-8 से फिर बढ़ना शुरू हो गया और जिस प्रकार से बढ़ा है वो बहुत भयानक रहा। उसकी वजह क्या रही? 2001 में रीजनल इंप्रूवमेंट, हर जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे थे वहां पे उन्हें काम मिल रहा था, वहां पे उनको जीविका मिल रही थी। नहीं, लेकिन पुष्पेंद्र ने जिस बात की तरफ इशारा किया वो कह रहे राजनीतिक फायदा है यहाँ पर। यहाँ पे राजनीतिक फायदा कैसे हो सकता है? जिस पार्टी का अपना पूर्वांचल प्रकोष्ठ बना हो उसके लिए ये राजनीतिक फायदा या नुकसान है? रमन भाई, मैंने जो सवाल सिर्फ किया है फायदे, मैंने सिर्फ ये कहा है कि दिल्ली की राजनीति पे पूरे तौर पे हाशिए पे पहुंच चुके सतीश उपाध्याय की जिस तरह से ताजपोशी हुई है, जिस तरह से हर्षवर्धन की ताजपोशी हुई थी, हर्षवर्धन एलिवेट हो गए, आज वो हाशिए पे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है न मैं खाने दूंगा और न खाऊंगा, न खेलने दूंगा, न खेल दूंगा। अगर इस तरीके का है क्या? अगर इस प्रकार की राजनीति जिस प्रकार की जेडीयू करती आई आज तक कि जी आपने एक वो इशरत को तो अपनी बिहार की बेटी बना लिया और दूसरी तरफ जो पटना में मरे, ये अलग इशू, एक मिनट नहीं, अलग इशू नहीं है, ये अलग इशू, ये अलग इशू नहीं है। नहीं, ये राजनीति, वो ये उसी राजनीति दिल्ली की बात कर रहे हैं, विजय गोयल की बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों की बात कर रहे हैं। वहां पे आपने जो मरे उनको क्यों नहीं बिहार का बच्चा बोला? ये उत्तर भारतीयों से जुड़ा मुद्दा है मेरे भाई। आपका नेता ये कह रहा है वो उत्तर भारतीय नहीं थे। अच्छा रमन भाई, क्या आप बताएं, विजय गोयल साहब ने जानबूझ के कहा, जानबूझ के नहीं कहा, मुंह से निकल गया, क्या इस बयान से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला था? इससे सिर्फ मैं यही कह रहा हूं कि क्या ये उन्होंने सोच समझ के दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर चले जाने के बाद अपने आप को खेल बिगाड़ने के अलावा इसका और क्या मकसद हो सकता है? उपेंद्र जी अगर आप चाहें तो मैं 1 मिनट में बहुत क्लियरली बोलूं। प्लीज 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 प्लीज। मैं उनका जो इरादा था, जो चीज उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश करी वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं, ये कहने की जरूरत क्या है कि झोपड़पट्टियों में लेकिन उनको जब एक व्यक्ति इस ओहदे पे पहुंच जाता है कि वो राज्यसभा का मेंबर है जो कि अपर हाउस है, उसको अपने भाषण का, अपने शब्दों का चयन 10 बारी सोच के करना चाहिए। अगर उन्हें यही बताना था तो वो जेनेरिक करके बताते, स्पेसिफिक होके नहीं बताते। ठीक है, अगर ये बात आप कहें तो आज राज ठाकरे की भाषा में नहीं ये और थोड़ा स्पष्ट हो गया, खींचने का तो भाई जब इस पे बहस इस पे हो रही तो स्पष्ट उन्होंने स्पष्ट कर दिया। राज ठाकरे तो नहीं हो सकते हैं, राज ठाकरे का अपनी पार्टी पर वर्चस्व है, वो जो चाहे। विजय गोयल अलग थलग होने की वजह से विजय गोयल ने किया नहीं, उतना हम नहीं जाते हैं, उनके मन का भाव निकला वो गलत था, उस लेवल पर मैं नहीं जाता। उनको भी मालूम है कि दिल्ली में हमको चुनाव जीतना है,
तो ये इतना बड़ा तो वर्ग इससे है चुनाव तो जीता नहीं जा सकता। जो जाहिर जाहिर सी चीज दिख रही है। पार्टी में पूर्वांचल का अलग भाई प्रकोष्ठ के तो छोड़ो ना, आप प्रकोष्ठ पार्टी तो की लिस्ट छोड़िए। देख लेंगे। अरे भाई ना आपका कार्यकर्ताओं दिल्ली की। का इंचार्ज प्रकाश झा बिहार का है, प्रभात झा। प्रभात झा जी वो बिहार के हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये सवाल रमन जी शायद इसलिए ज्यादा उठ रहा है, ये बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस पार्टी बोलती, राज बब्बर 12 रुपए में खाना खिला रहे थे, रशीद मसूद 5 रुपए में खाना खिला रहे थे, महंगाई कम नहीं हो रही थी, मोंटेक सिंह, मेरी बात है, मोंटेक सिंह आलूवालिया कह रहे थे। मैं जो बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, भाई सुनो ना, जब अनार कली डिस्को जाने लगी है तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। कहां सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि विजय गोयल के इस बयान की चीड़फाड़ इसलिए ज्यादा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव होने के बाद इनकी कार्यशाला ली, नए एमपीओ को बताया, लगातार हम उनका ट्वीट फॉलो कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि अपने संसद की समस्याओं को उठाएं, लगातार पढ़ के आए, मौजूद रहें। और आज ही की अखबारों में खबर है कि अभी किसी मुद्दे पे विप जारी हुआ था, 30 उसमें से एमपी गायब थे, उनको नोटिस जारी हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां लगातार पार्टी का लीडर जो है वो बराबर इस बात की तनकीद कर रहा है कि आप लोगों को एक सर्टेन दायरे में रहना चाहिए, आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल ना करें, विवाद में न जाएं, मीडिया, उसके बावजूद भी अगर ये हाल है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की बात का क्या नीचे असर नहीं हो रहा है? उसके लिए सवाल है ये। नहीं, एक चीज देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत कि संक्षेप में, चूंकि ब्रेक पे जाना। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वास था लोगों के अंदर, अपनी पार्टी में पकड़ थी मोदी जी का, कहीं न कहीं ढीला हुआ है, ढीला हो गया। और इससे साफ महसूस नीतीश कुमार की तरह मजबूत हो गई है। पहले साफ स्पष्ट नीतीश भाई, कुमार की लोग जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार कि बयान जो मुख्यमंत्री भी से दें, हट वो गए, थोड़ा तो सा अब समझ नरेंद्र करके मोदी दें। भी प्रधानमंत्री से हट लेकिन जाएंगे आज क्या? जो है, आज का बयान से स्पष्ट होता है, कांग्रेस आरजेडी और आज जेडीयू जो का है यह गठबंधन स्पष्ट हुआ। होता है कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार को नकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। और उसमें एक नेता विजय गोयल जी ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह आपसी तनाव बयानबाजी हुई है, उजागर हो रहा है। इसे किस तरह से वो करें? देखिए, एक तो एग्जैक्ट उन्होंने क्या क्या कहा वो अभी हमारे सामने आया नहीं इस प्रोग्राम में। वो अगर आ जाता था और ज़्यादा हम बेहतर ढंग से बोल सकते थे कि किस तरह से, किस संदर्भ में, किस वाक्य के आगे और किस वाक्य के पीछे उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये है कि जो इशू उठा रहे हैं वह इशू अपने आप में एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है कि वो जो ग्रोथ पैटर्न हमारा है वो बहुत खराब है, जिसमें एक रीजनल इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। तो ये जो क्षेत्रीय असंतुलन जो पैदा हुआ है उसकी शिकार हो रही है दिल्ली। तो चलिए, एक छोटे राज्य विशेष का नाम अगर नहीं लेते तो बेहतर होता, लेकिन जो समस्या खड़ी उठाए चलिए, हैं, एक छोटे से ब्रेक का अपने आप में गलत नहीं है। पुष्पेंद्र, एक छोटे से ब्रेक का समय है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका घटना चक्र में स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे सीसैट पर जिस तरह से सियासत हो रही है, चूंकि अब तक इस मसले का समाधान नहीं हो पाया है और जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन जारी है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक के समस्या का समाधान नहीं हो जाता, उनके साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक के उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। अवधेश जी, चूंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है, आखिर जिस तेजी के साथ सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट भी आ गई है वर्मा कमेटी की रिपोर्ट की, आपको लगता है कि समस्या का समाधान जल्द निकलने के आसार है? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि समस्या का समाधान जल्द निकलेगा, लेकिन समस्या जो समझा जा रहा है वही है, आवश्यक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें जितना भाषा का पहलू है उससे जो खाई पैदा हुई है, केवल उसका ही समाधान हो सकता है। मैं लगातार, हमारे पर तो छात्रों ने हमला भी किया, हमारे घर भी आ गए थे कुछ लड़ने। तो मैं ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, केवल सीसैट के कारण ये विफल नहीं हो रहे हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में तो जाता आते हुए इनकी जो शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है वो इसका बड़ा कारण है इनके विफल होने का।
अन्यथा इसमें ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का वचन है, गृह मंत्री का वचन है, तो निश्चित रूप से भाषा के और अनुवाद की जो समस्या है उसका हल होगा। लेकिन अगर इस कमेटी ने, जो मैं सुन रहा हूं, अगर इस कमेटी ने उसके विपरीत रिपोर्ट दी है तो मेरे लिए आश्चर्य का कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस कमेटी में वो भी खन्ना साहब बैठे थे जिन्होंने उस समय उस सीसेट व्यवस्था का रिकमेंडेशन किया था। और आपको ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस की बनाई हुई कमेटी थी। बीजेपी ने तो केवल, सरकार ने तो केवल कहा कि अब मेरे पास समय नहीं, आप हफ्ते भर में रिपोर्ट दो। अब ये रिपोर्ट को लटकाए हुए था। मुझे ये लगता है कि अगले सप्ताह तक इसका निर्णय हो जाएगा। कुछ आसार दिख रहे हैं। देखिए, ये जो कमेटी है ना, ये इस सरकार ने नहीं बनाई थी। ये कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बनी थी। यूपीएससी नहीं बनाई थी। ये यूपीएससी नहीं, यूपीएससी की कमेटी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कमेटी बनाने के लिए। पिछली सरकार की ये बहुत करीब 1 साल से कमेटी बनी हुई है। लगभग 1 साल पुरानी कमेटी है। नहीं, कमेटी ने जो दिया है तो इसको तो वही देना था। लेकिन सवाल इसमें पूरा ये मामला आता है कि जो पॉलिटिकल पावर है, अल्टीमेट पॉलिटिकल पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, वह कितना हेल्पलेस हो जाता व्यवस्था के कारण, वो इसमें पता चल रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले मामले भी हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कितना रजिस्ट किया। क्या यही वजह है कि फैसले में ताखिर हो रही है? तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट हमारी व्यवस्था में काम कर रही है। नहीं, फैसले में देरी कैसे हो रही है? आप 2 साल से लड़े नहीं किसी सरकार को, आप 2 दिन में कहते हो कि आप फैसला कर दे। जो 1 हफ्ते का समय दिया गया था, 1 हफ्ते का समय में तो रिपोर्ट आ गई। सरकार डेडलाइन नहीं तय कर सकती। ये जो यूपीएससी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको उसके खिलाफ कोई डिक्टेट जारी नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुनिए ऐसा है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उसके लिए लीगल तरीका है। हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो तो सरकार है जो कि संविधान संशोधन करके कुछ और ये कर दे। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर यूपीएससी की बॉडी अड़ जाए तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। उसके जो तरीके हैं, तो कैसे सुलझेगा मसला? देखिए, जो भी सुलझे, लेकिन मुझे लगता है कि फौरी तौर पे जिस तरीके से लड़के आंदोलन कर रहे हैं, और ये कोई बड़ा स्वाभाविक आंदोलन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, बिहार में और उत्तर प्रदेश में होने हैं, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये जो टेक्निकल मामला, जो अवधेश भाई कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सपोर्ट में हूं, और जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इसमें भविष्य पूरे देश का जुड़ा हुआ है। इसमें कोई ये हिंदी और उर्दू का मामला नहीं है। आप जिस चीज को कहने जा रहे हैं, आप जिस पद पे बैठने जा रहे हैं, इस देश का आईएएस बनने जा रहे हैं, इस देश के आईएएस बनने के बाद आप विदेशों में जाएंगे, आपकी स्थिति यह है कि आप सीएटी कैट माने बिल्ली के अलावा आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपको साधारण ज्ञान की तो जरूरत होगी नहीं होगी। आप इस बात को उसको हिंदी और उर्दू में आपने बदल दिया है। मुझे लगता है कि पूरे आंदोलन को चंद लोगों के माध्यम से वैसे ही बढ़ाया जा रहा है जैसे मंडल के जमाने इस्तेमाल हुए थे छात्र। आज इन छात्रों को इस्तेमाल करके हिंदी भाषी राज्यों में होने वाले चुनाव परसों जो है हिंसा हुई है, जबरदस्ती में आप तोड़ कर रहे हैं। सरकार बैठी हुई है। अवधेश भाई ने बताया 2 साल पुरानी बात है। अभी सरकार ने कहा, आपको ऐसा लग रहा है कि अब रातों रात में हो जाए? ये जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और कह रहे हैं कि एक समय सीमा तय की जानी 2 साल से। नहीं, 2011 से प्रणाली चल रही है, तो अपना चलाते रहे कि जितना मर्जी साल चल जाए। ये नई सरकार है, नई सरकार आके अभी बैठी है, आप उसको फेंक रहे हो। ठीक है, हम आपके हर आक्रमण को झेलेंगे, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चंद फैक्ट लाना चाहूंगा कि ये लड़ाई है, समय बहुत कम, बहुत भाई आप देखें पप्पू लड़ाई क्या है? क्या आज आप ये बोल सकते हैं कि यही आईएएस ऑफिसर, पुष्पेंद्र भाई एक चीज सुनिए, क्या ये ऑफिसर जो हिंदी को अपने लिए मूल मंत्र समझता है, क्या यही ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट में जाके सर्विस दे पाएगा? आप नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। लैंग्वेज अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रतिभा हमारी भारतीय भाषाओं के कारण पिछड़ती है तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर के आप ऐसी बात अंग्रेजी भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ने पढ़ाने आप उसको गलत ले रहे हैं। गलत है ये। मैंने ये बोला हो गया। बिल्कुल, हमारे पुराने लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते थे पूरे भारत भ्रमण करके आ जाते थे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी, उपेंद्र जी और पुष्पेंद्र जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।